हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं हम लोग इतिहास के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। प्रश्न क्या है? कहता है कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं। पता है आपको आयंगर व्यवस्था? ये जो प्रश्न है चैप्टर आपके विजयनगर जो चैप्टर है उसी से ये प्रश्न आपका लिया गया है। तो आप इसका आंसर इस तरह से दीजिएगा। प्रश्न आपसे जब पूछे कि आयंगर व्यवस्था के विषय में आप क्या जानते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है कि आयंगर व्यवस्था का जो संबंध था वो विजयनगर साम्राज्य से था। तो वही आप लिखिएगा कि आयंगर व्यवस्था विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आपको कुछ जानकारी होगी, उन जानकारियों को यहाँ पे आपको दर्शा देना है। जैसे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा किया गया था। देखिए, आयंगर व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है तो इसका आपको सीधा आपको याद है कि आयंगर व्यवस्था का जो संबंध था वो किससे था? विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों द्वारा किया गया था, हरिहर और बुक्का। हालांकि हरिहर और बुक्का जो थे वो 5 भाई थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में जिनका योगदान था वो केवल 2 ही भाइयों का था, जिनका नाम हरिहर और बुक्का आपको पढ़ने के लिए मिलता है। और बात आती है आयंगर व्यवस्था की। विजयनगर के शासकों ने अपने क्षेत्र को बहुत शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम में 12 व्यक्तियों के समूह को तैनात किया। यह समूह आयंगर कहलाता था। तो याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? आयंगर व्यवस्था का संबंध बिल्कुल सिंपल भाषा में ही लिखना है। क्वेश्चन बैंक में आपको अनेक तरह के डिफिनीशन देखने के लिए मिलेंगे, आपको उन सभी पे नहीं जाना है। आपको अपनी भाषा में प्रश्नों का उत्तर लिखना है जो आपके पास नॉलेज है। सिंपल सा टर्म था कि आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो इतना आपको पहले से ध्यान रखना है। आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? तो विजयनगर से। मेरे साथ बोलिएगा, आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे है? तो विजयनगर से है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? 2 भाइयों द्वारा किया गया, जिनका नाम हरिहर और बुक्का था। कब किया गया? 1336 ईस्वी में। तो पहला तो आपका यही लाइन बन जाता है, ठीक है। फिर आप लिखेगा कि विजयनगर के शासकों ने अपने क्षेत्र को बहुत ही शक्तिशाली बनाने के लिए प्रत्येक ग्राम में 12 व्यक्तियों के समूह को, या यूं कहें कि सैनिकों को तैनात किया था, ठीक है। और इन्हीं के समूह को, जो ये समूह होता था 12 व्यक्तियों के समूह को ही आयंगर कहा जाता था और यही लोग आयंगर कहलाते थे। क्लियर? इनका जो पद होता था वंशागुणत होता था। वंशागुणत कहने का मतलब जैसे कि पिताजी हैं, पिताजी के बाद जो इनके जो बेटा होंगे वो मतलब उस ग्राम के आयंगर व्यवस्था में शामिल होंगे, इस तरह से था। हालांकि जिसको अगर छोड़ने का मन करता था, मान लीजिए कि कोई पिता अपने पुत्र से ये कार्य नहीं करवाना चाहता है, तो उसके लिए क्या था कि आप चाहें तो इसको गिरवी रख सकते हैं। गिरवी का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये पेन है और हमें इसके बदले हमें मतलब पैसे की जरूरत है, कोई हमें नहीं दे रहा है, तो हम अपने मतलब कोई भी कीमती चीज को क्या करते हैं, किसी दूसरे के पास दे देते हैं, तो उसी को गिरवी कहा जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था, आयंगर व्यवस्था में यही होता था, जो आयंगर होते थे वो अपने जो भी मतलब पद था उन पद को गिरवी रख सकते थे, ठीक है। तो गिरवी रख के किसी और को वहां पे कार्य करने का मौका दे सकते। तो याद रखिएगा, इनका जो पद होता था आयंगर का वो वंशागुणत होता था और इन्हें वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। वैसा भूमि जिसपे कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा, उस तरह की भूमि इनको दिया जाता था। तो प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछे कि आयंगर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो आपको इतना लिखना है कि आयंगर व्यवस्था जो थी वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया। हालांकि मैंने आपको बता दिया है, हरिहर और बुक्का 2 भाई नहीं थे, इन 5 भाई थे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में जिनका जो योगदान रहा वो केवल 2 भाइयों का ही था, ठीक है। और विजयनगर के शासकों ने अपने क्षेत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या किया था? ग्राम में 12 व्यक्तियों के समूह को नियुक्त किया था और इन्हीं व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? आयंगर कहा जाता था। और इनका कार्य क्या होता था? इनका कार्य होता था जैसे कि अभी के टाइम में मान लीजिए कि आपको अपने जमीन बेचना है, ठीक है, तो आप अपने घर वालों की सहमति से क्या कर सकते हैं? जमीन को बेच सकते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। उस टाइम क्या था? अगर किसी को जमीन अगर बेचना है उस गाँव के लोगों को, तो ये जो समूह होते थे 12 लोगों को, इनसे उनको परमिशन लेना होता था। और जब इन समूहों को लगता था कि हाँ मतलब उसके पास सही में भाई जरूरत है, इसको इस जमीन को ये बेच सकता है, तब जाकर वो जमीन को बेच सकता था। तो ये सारे कार्य थे इनका, ये जो समूह था। इन्हें वेतन के रूप में लगान और कर मुक्त भूमि दी जाती थी। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में ये पूरा प्रश्न समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आप प्रश्नों को देखते जाइए, सारे प्रश्न में समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। सेकंड नंबर जो प्रश्न है आपका कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दे।
मौर्यकालीन इतिहास के बारे में। देखिए मौर्यकालीन इतिहास कब की है, प्राचीन इतिहास है। तो प्राचीन इतिहास के बारे में आपको सिंपल सा एक कंसेप्ट रखना है कि हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी के 3 स्रोत होते हैं, ठीक है। एक आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा जो होता है कुछ विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को भी मतलब जो भी होता है डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट के टाइप में होता है, कुछ बुक सुक्स उनका होता है, तो उसको भी हम लोग एक तरह से साहित्यिक स्रोत में रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है इसका आंसर कैसे दीजिएगा आप लोग इसका। मौर्यकालीन इतिहास के जानकारी के हेतु हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। तो साहित्यिक में आप जो भी साहित्यिक का है उसको आप दर्शा देंगे, पुरातात्विक में जो भी जैसे अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, आपको पता है ना मौर्यकालीन, मौर्य के टाइम में अशोक ने अभिलेखों की शुरुआत करवा दी थी और अभिलेख से बहुत सारी जानकारियां हमें इतिहास के बारे में मिलता है कि नहीं। तो वही बात आती है कि मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दें, प्रश्न आपसे पूछता है। तो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हेतु हमारे पास साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार के स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में कौटिल्य यानी कि जिनका नाम चाणक्य आपको पता है, तो इनका अर्थशास्त्र, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, विष्णु पुराण एवं बौद्ध व जैन ग्रंथ से भी मौर्य इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलता है, बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ से भी मिलता है, अंगुत्तर निकाय से, भगवती सूत्र से नहीं मिलता है। तो इन सभी से हमें जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की इंडिका जो थी मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इंडिका से हमें बहुत मौर्यकालीन इतिहास की जानकारियों के बारे में हमें पता चलता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप अपने माइंड में रखिएगा। जहां पे आ गया प्राचीन इतिहास की बात, तो प्राचीन इतिहास में आप समझ लीजिएगा कि देखिए भैया इसके साहित्यिक स्रोत होंगे और इसके कुछ न कुछ जानकारी के पुरातात्विक स्रोत होंगे। तो साहित्यिक स्रोत को भी दर्शा देना है और पुरातात्विक स्रोत को भी आपको वहां पे क्या करना है, दर्शा देना है। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात कर लें तो देखिए पुरातात्विक स्रोत में आपका अभिलेख हो गया, सिक्के हो गए, मौर्यकालीन इतिहास को लिखने में अत्यधिक प्रामाणिक एवं मददगार साबित हुए। आपको पता है अभिलेख की अगर बात कर लें तो अशोक का नाम सर्वप्रथम आता है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछता है बताइए अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम कब डिकोड किया गया। देखिए जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अधिकारी थे जिन्होंने सबसे पहली बार अशोक के अभिलेखों को डिकोड करने का कार्य किया था, ठीक है। तो याद करिएगा ये सारे प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, पॉइंट्स को। डिकोड बोले तो डिकोड का मतलब हुआ कि पढ़ने का कार्य यानी कि उस भाषा को समझने का। और जो मोस्ट ऑफ द अभिलेख जो होते हैं वो किस पे लिखे होते हैं, तो वो प्राकृत भाषा में ही लिखे होते हैं। ऐसे आपको अभिलेख के बारे में भी इसी क्लास में आपको मतलब इसी वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा अभिलेख से रिलेटेड टर्म्स कि अभिलेख से आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए 3rd नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू क्यों हुआ। समझ लीजिएगा बहुत अच्छी कहानी है। क्या हुआ था 1929 में लाहौर का कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन किया था और लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत ये बात अंग्रेजों ने कहा था कि देखिए 26 जनवरी 1930 को हम लोग क्या करेंगे, भारत को आज़ाद कर देंगे, मतलब हम लोग भारत को आज़ाद कर देंगे, ये अंग्रेजों का कहना था। तो क्या हुआ कि लोग ये इंतजार कर रहे थे 26 जनवरी 1930 को अपना देश क्या हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। और इस दिन खुशियां मनाने के लिए लोग पहले से ही तैयार थे। 1929 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव पारित कराया था और 26 जनवरी 1930 का दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। यानी कि अंग्रेजों ने कहा था कि मैं 26 जनवरी 1930 को आपके देश को छोड़कर चला जाऊंगा, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन लोगों ने क्या किया था, अपनी स्वतंत्रता के लिए मनाने का पूरा पहले से ही प्लान कर लिया था कि हम लोग 1930 में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ही मनाएंगे। तो ये बात आई थी। तो इसी को याद में रखते हुए हमारा संविधान जब 1949 में बन गया, इसको बनने में संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष। ये सब याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, तब इस देश की आज़ादी के बाद, अपना देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो 1947 के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद नवंबर 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तो इसको उस दिन लागू नहीं किया गया। लोगों ने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ही लोग स्वतंत्रता मना चुके थे। ये बात याद रखिए। तो देखिए कहता है इसके बाद प्रति वर्ष 26 जनवरी को इसी रूप में मनाया जाने लगा। इसी पवित्र दिवस की यादगार को ताजा रखने के लिए संविधान सभा ने संविधान को 26 जनवरी 1950 से लागू किया। तो ये भी पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए 4 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है जी।
प्रश्न कहता है कि अकबर को राष्ट्रीय शासक क्यों कहा जाता है। देखिए, अकबर ने अपने टाइम में एक तरह से कहें कि राष्ट्र के हित के लिए राष्ट्रवादी भावना को उत्पन्न किया था, राष्ट्र के हित के लिए अकबर ने सोचा था। ठीक है, यह ऐसे पहले जो शासक थे जिन्होंने, पहला मुस्लिम सम्राट भी आप कह सकते हैं, जो कि धर्म और संप्रदाय को मतलब ज़्यादा महत्व न देते हुए इन्होंने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे। आप इसका आंसर इस तरह से लिखिएगा जैसे कि अकबर को राष्ट्रीय शासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। उसने समस्त उत्तरी भारत को विजय करके एक सूत्र में बांधा। ठीक है, ये अकबर का। उसने समस्त राष्ट्र के समान कानून तथा शासन प्रणाली लागू की। पहली बार हिंदू जनता को मुसलमानों के समान धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई जब उनसे जजिया कर हटा दिया गया। जब हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया गया हिंदुओं पर से, तो पहली बार क्या हुआ कि मुस्लिमों के बराबर इन हिंदुओं को भी अधिकार मिला। तो इसलिए क्या हुआ कि हिंदुओं के दिल में अकबर के लिए क्या बना, प्यार बस गया, है ना। तो अकबर ने क्या किया था, मतलब धर्म और संप्रदाय को ज़्यादा महत्व न देते हुए राष्ट्रहित को महत्व दिया था। ठीक है, इसलिए इनको राष्ट्रीय शासक के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम सम्राट अकबर ने न केवल राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति भी दे दी। और दीन इलाही अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। दीन इलाही उन्होंने शुरुआत करा था। उसने हिंदू तथा मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इन सभी कार्यों के कारण अकबर को राष्ट्रीय शासक की उपाधि मिली। तो अकबर को राष्ट्रीय शासक की उपाधि क्यों मिली, सिंपल सा शब्दों में आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे लिखिएगा कि अकबर जो था वो पहला ऐसा मुस्लिम सम्राट था जिसने धर्म और संप्रदाय को ज्यादा महत्व न देते हुए अकबर ने राष्ट्रीय हितों को महत्व दिया था। अकबर का जो जजिया कर हटाया गया था हिंदुओं पर से, ये उनके लिए बहुत बड़ी मतलब रोल अदा हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ, हिंदुओं को भी लगा कि अब हमें मुसलमानों के मतलब क्या उसको कहते हैं, समान अधिकार हमें प्राप्त हुआ है, जिससे कि इन सभी कार्यों से अकबर को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय शासक के रूप में देखा जा सकता है। क्लियर। तो ये सब सारे टर्म्स अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। आप अच्छे से सारे चीज़ों को आप मेंटेन करके चल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है जी, 5 नंबर प्रश्न। इतना अच्छा प्रश्न है, आप लोग देखिए इतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने प्रश्न को लिखा है आप इतने सिंपल लैंग्वेज में इन सभी चीज़ों को समझ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप सभी चीज़ों को समझ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए गंधार कला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब ये गंधार कला क्या था, तो गंधार कला का जो जनरली जो संबंध है वो कुषाण वंश से है। तो आपको यही ध्यान देना होगा, जैसे ही गंधार कला बोला तो आपको ये नहीं ध्यान देना गंधार कला क्या था, पहले तो उसका आप स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज बताइए ये गंधार कला की विशेषताएं। तो गंधार कला का जो संबंध था कुषाण वंश से। अब कुषाण वंश के बारे में कुछ न कुछ जानकारी आपको है कि कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक यानी महान शासक जो थे वो कनिष्क थे। इनका राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ। तो लिख दीजिए गंधार कला का संबंध कुषाण वंश से है। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क थे और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। क्लियर। गंधार कला कुषाण वंश का सबसे प्रमुख कला है। इसके अंतर्गत इस तरह सुंदर सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। मूर्तियों के रंग रूप तथा बालों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कनिष्क के शासनकाल में गंधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मतलब गंधार कला क्या कैसी कला है, तो गंधार कला के अंतर्गत क्या होता था, अच्छी अच्छी मूर्तियों को निर्माण किया जाता था, अच्छी अच्छी मूर्तियों को बनाया जाने लगा। मतलब कनिष्क के काल से पहले क्या होता था कि मंदिर तो बनते थे लेकिन उतने सुशोभित मंदिर नहीं थे, उतना उनमें डिजाइनिंग नहीं था। लेकिन जब से गंधार कला का प्रचलन आया तो गंधार कला के अंतर्गत देखा गया कि जो भी मंदिर बन रहे हैं, जो भी मूर्तियां बन रही है, वो पूरी तरह से अलंकृत की जा रही है। अलंकृत कहने का मतलब उसे बहुत अच्छे से सुशोभित किया जाता है, बहुत अच्छे से उसकी डिजाइनिंग की जा रही है। तो इन सारी बातों को यहाँ पे ध्यान दिया गया। ठीक है, तो गंधार कला का जो जनरली जो संबंध है वो कुषाण वंश से है। और कुषाण वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे कनिष्क थे और कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारी बातों को आप याद रखिएगा। और कनिष्क के टाइम में ही गंधार कला क्या हुआ था, चरमोत्कर्ष पर, यानी कि ये इसका बोलबाला उस समय चल रहा था। क्लियर। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, था ना जी, अच्छा प्रश्न है। देखिएगा जो भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे प्रश्न आपके एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखिए 6 नंबर प्रश्न को। प्रश्न आपका कहता है बच्चों
कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की विवेचना करें। प्रीवियस ईयर में इस प्रश्न को पूछा। देखिए इस वीडियो में जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं वो सब 2009 में पूछे गए हैं। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको 2010 में पूछे गए प्रश्नों को कराऊंगा। उससे अगले वाले वीडियोज में 2011 में, 2012 में, और ऑब्जेक्टिव की भी जो वीडियोज है ऑलरेडी पहले से चैनल पे अपलोडेड है। तो आप उसको चैनल के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं हो सके तो लिंक को प्रोवाइड कर दूं, नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च, ऐसे गूगल पे या यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा कि 2009 प्रीवियस ईयर हिस्ट्री क्वेश्चंस बाय सॉफ्ट स्टडी अकास्मर, तो आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप उन सब वीडियोस को भी देख सकते हैं। ऐसे में अभी आपको ये करा रहा हूं सब्जेक्टिव का। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा तट तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। सेंटर में पूछा था, सेंटर वाले वीडियोस में मैंने इस प्रश्न को कराया है, तो आप वहां से भी इस वीडियोस को समझ लिए होंगे, इस प्रश्न को समझ लिए होंगे। इसका क्षेत्रफल जो था लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 11,000 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर था। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये अच्छे अच्छे प्रश्न है, ये याद करने वाला प्रश्न है जो याद करने वाला है। और जनरली इतिहास जो है ना, इतिहास बीती हुई बातों को पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने से हिचकिचाइए नहीं, याद जरूर कीजिए। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले साधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो क्या क्या लाते थे साधन जी हड़प्पा वासी सिंचाई के लिए? कौन कौन सा जो अभी हमारे यहाँ चल रहा है वही उस टाइम भी था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिए नहरें, कुएं, जल संग्रह करने का जैसे आहर हो गया, नदी हो गया, तो वही बात आपको लिख देनी है। अब कहता है यहाँ पे 2 प्रश्न है कि साधनों के नामों का उल्लेख करें। तो जैसे नहरें हो गए, कुएं हो गए, जल संग्रह करने वाले स्थान हो गए, ये सारी बातें हो गई। और कुछ आपके जो मैं सोर्सेस के बारे में भी मैं यहाँ पे बतला दूं। जैसे सोर्सेस आपके अफगानिस्तान में जो सौतगुई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से पानी की तालाब मिला है, इसे कृषि की सिंचाई के लिए पानी देने के लिए जल संग्रह का प्रयोग किया था। धौलावीरा का नाम बहुत प्रसिद्ध है। अगर हम लोग संग्रहण की बात करें तो धौलावीरा का नाम आता है। ठीक है, गुजरात का धौलावीरा याद रखिएगा। अब देखिए 8 नंबर प्रश्न आपका बच्चों कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए ये आप खुद कर सकते हो, ये तो मैंने अपने मन से यहाँ पे जो भी मुझे पता है उनके बारे में मैंने कुछ कुछ लिखा है पॉइंट्स, लेकिन आप इसको अपने गूगल पे सर्च करके या बुक्स में से आप कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। बस शुरू का कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके लिए जरूरी है। जैसे कि मीराबाई का जन्म जो हुआ था 1498 में हुआ। उनके पिता का नाम राठौर रतन सिंह था, जिन्हें कुर्की गांव जागीर में प्राप्त था। और मीराबाई का विवाह बाल्यावस्था में ही कर दिया गया था। उनके पति का नाम राणा भोजराज था और विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, देहावसान हो गया था, मर गए थे बेचारे। और मीराबाई अपना अधिक समय श्री कृष्ण की भक्ति में गुजारती थी। श्री कृष्ण से अपना बचपन से ही श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम रखती थी और पति के मृत्यु के बाद अपना समय श्री कृष्ण की भक्ति में गुजारने लगी तथा श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगी। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि मीराबाई के चरित्र के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे कि मीराबाई श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी, इनके पति का जो मृत्यु हो गया था, असमय हो गया था, मतलब पहले ही हो गया था, बाल्यावस्था में इनकी शादी करा दी गई थी। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना। और जब इनके पति का मृत्यु हुआ था तो साथ साथ इनको भी सती करने के लिए मतलब कहा गया था कि साथ साथ इनको भी सती कर दिया जाए, जैसे सती प्रथा था। तो ये इन्होंने उनका विरोध किया था, उस चीज़ का विरोध किया और बोला कि नहीं, मैं सती प्रथा को नहीं अपनाऊंगे और श्री कृष्ण से प्रेम रखने लगे और श्री कृष्ण को ही अपना पति मानने लगे थे। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने पति के मरने के बाद भी अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं विधवा के रूप में कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये बात आती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं बच्चों? बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, अभिलेख किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? ठीक है, इंस्क्रिप्शंस पे ही तो क्या है आपका बहुत ज़्यादा, ये जो हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास के बारे में जो भी जानकारी हमें प्राप्त है ज़्यादातर इंस्क्रिप्शंस अभिलेख यानी कि पुरातात्विक स्रोतों से ही प्राप्त है। ठीक है, तो अभिलेख उन लोगों को कहा जाता था जो स्तंभ, चट्टानों, गुफाओं, ताम्रपत्रों और पत्थरों की चौड़ी पट्टियों पर खुदे तत्कालीन शासकों के शासन का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक चित्र खींचते थे यानी बतलाते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। जो भी पुराने जमाने के राजा थे उनके बारे में पता चलता था। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो भी राजा महाराजा अपने फरमान को जारी करते थे, कोई भी आदेश जारी करते थे, तो वो अभिलेख पे ही क्या करते थे? लिखवाते थे और अभिलेख की सहायता से ही लोगों में प्रचलित करवाते थे, लोगों में ये बातें फैलवाते थे। ठीक है, जैसे आजकल के हमारे सोशल मीडियाज हैं, तो उस टाइम में ये सब नहीं था। तो ये जो अभिलेख थे यही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में, कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने में ये अपना कार्य करते थे। क्लियर, तो याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मैंने हर वीडियो में आपको हर सेट में 10-10 प्रश्न कराऊंगा और 10वां प्रश्न का तो आंसर भी आना है। इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? अच्छा प्रश्न है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? क्या महत्व हो सकता है जी? आप अपने से सोचिए।
भैया आखिरकार आपने पढ़ा कि भैया मौर्यकालीन इतिहास में हमारे पुरातात्विक स्रोतों का कितना बड़ा योगदान रहा। और अशोक के बारे में तो हमारी बहुत सारी जानकारी है, जैसे मनोहर मुखाकृति वाले देवता के बारे में भी जानकारी ऐसा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, उनके अभिलेखों से ही ना। जब जेम्स प्रिंसेप ने उनके अभिलेखों को डिकोड किया तब ना उनको पता चला, जब उनके अभिलेखों को पढ़ा तब ना पता चला। उन्होंने बताया कि नहीं, कहा गया इसमें मनोहर मुखाकृति वाले देवता से किसी की चर्चा की गई है कि नहीं। तो इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है, अभिलेख क्या करते हैं, अभिलेख के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पुराने बीते हुए बातों को इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, जान सकते हैं। किसी भी शासक के राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसकी क्या सामाजिक व्यवस्था थी, उन सभी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। जैसे अभिलेख के अंतर्गत आपके सिक्के भी आते हैं, तो कोई भी राजा महाराजा सिक्का चलाता था तो अपने मतलब सिक्के में कुछ ना कुछ अपना चिन्ह हाँ जिसे कहते हैं हम लोग चिन्हासी है ना, तो उसको छपवाता था। तो उससे भी हमें पता चलता है कि इस टाइम में कौन कौन से पशु रखते होंगे, ज़्यादातर राजा कौन से पशु को रखते होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। मंदिर के बारे में, अगर मंदिर मिलता है वहाँ पर उस तरह के सिक्के प्राप्त होते हैं, हमें पता चलता है कि वो ये जो मंदिर है वो इस काल का है। तो इन सारी बातों का हमें जो है ये अभिलेख से पता चलता है। अभिलेख जो होता है दोस्तों, इतिहास की जानकारी में अपना अहम योगदान अदा करता है, अहम भूमिका अदा करता है। और बाय द हेल्प ऑफ इंस्क्रिप्शन हम लोग पास्ट की बातों को जानने में सजग रूप से हम लोग एबल होते हैं। इतिहास की बातों को जानने में, जो बीती हुई बात है उसको जानने में हम लोग क्या होते हैं, हमें जानकारी मिलती है अच्छे से। उन चीज़ों को जानकर हम समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आपने 10 प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एक चेक करने के लिए कि मेरी वीडियोस को लास्ट तक कितने बच्चों ने देखा है, मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि बताइएगा कि सर्वप्रथम अभिलेख को कब जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया था, यानी कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा अभिलेख को, अशोक के अभिलेख को कब पढ़ा गया था। और आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तब मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है या नहीं देखा। जितने लोग कमेंट करेंगे उनका पता चल जाएगा मुझे, और जिनको नहीं पता होगा तो कृपया कहीं से पता करके जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, तो जरूर से जरूर 2 बातों के बारे में आपको कमेंट करना है। वीडियो आपको कैसी लगी हो, समझ में आया या नहीं सारे प्रश्न, और साथ ही साथ आपके लिए एक प्रश्न ये भी है कि बताइएगा अशोक के अभिलेखों को जो जेम्स प्रिंसेप ने डिकोड किया तो कब किया। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।